एक खास लम्हा होता है, एक पल जब आपका आर्थिक जीवन तय करता है कि आप ठीक वहीं रहेंगे जहां आप हैं, या एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे जिस पर ज्यादातर लोग विश्वास भी नहीं करते। और सबसे अजीब बात क्या है, यह छलांग किसी ऐसी चीज पर निर्भर नहीं करती जिसे आप खरीदते हैं, किसी जोखिम भरे निवेश पर या किसी चमत्कारी अवसर पर। यह कुछ इतना सरल, इतना सूक्ष्म है कि अगर मैं अभी आपको बताऊं तो शायद आप विश्वास न करें। लेकिन यह ठीक वही है जो उन लोगों को अलग करता है जो अटक जाते हैं, उनसे जो आगे बढ़ते हैं। और जब मैंने यह खोजा, तब मैं अभी भी एक अग्निशामक के रूप में काम कर रहा था, कालिख से सना हुआ था और न के बराबर कमा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि पैसे के बारे में मेरी सारी समझ बिल्कुल गलत थी। वह पल जब आपको आखिरकार एहसास होता है कि समस्या कभी पैसा नहीं थी, भ्रमित करने वाला होता है। यह कई सालों से देखे जा रहे एक सपने से जागने जैसा है। आप ज्यादा कमाने की कोशिश में और ज्यादा मेहनत करने में, ज्यादा देर तक काम करने में इतना समय बिताते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप गलत दिशा में लड़ रहे हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं अभी भी टोरंटो अग्निशमन विभाग में था। मैंने अपने आसपास के लोगों को अवसरों को भुनाते, आगे बढ़ते, तरक्की करते देखा, जबकि मैं ठहराव की भावना में फंसा रहा। यह ईर्ष्या नहीं थी, न ही गुस्सा। यह कुछ गहरा था, यह एहसास कि मैं जो था और जो बनना चाहता था उसके बीच एक अदृश्य बाधा मौजूद थी। और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे मानते हैं कि पैसा चिंता की जड़ है, जबकि असल में जड़ उनके अपने जीवन पर नियंत्रण की कमी की भावना है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वह भावना कि आप कितनी भी मेहनत करें, आप कभी बिलों, अप्रत्याशित खर्चों और सामना न कर पाने के डर से आगे नहीं निकल सकते। यही असली बोझ है। यह आपका बैंक बैलेंस नहीं है। यह वह मौन विश्वास है कि आपका आर्थिक जीवन हमेशा आपके लिए निर्णय ले रहा है। जब उस सहकर्मी को मेरी जगह पदोन्नति मिली, तो सबसे पहले मुझे एक तरह का खालीपन महसूस हुआ। इसलिए नहीं कि मैं वह पद चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी या किसी चीज का इंतजार कर रहा था जो मुझे आगे बढ़ाए। मेरे अपने जीवन के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कौन बनना चाहता था या मैं कहां जा रहा था। और जब आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई भी रास्ता आपको फंसा लेगा। सच तो यह है, सबसे बड़ी आर्थिक कारागार पैसे की कमी नहीं है, यह दिशाहीनता है। दिशाहीन लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कम प्रगति करते हैं। वे समस्याओं, संकटों, अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं। सब कुछ हमेशा जरूरी लगता है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा देखा है? क्या आपने देखा है कि जब आप में स्पष्टता की कमी होती है तो कोई भी घटना आपको कैसे अस्थिर कर सकती है? सिर्फ एक पंक्चर टायर, एक अप्रत्याशित बिल, काम पर एक झटका और आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पष्टता के बिना सबसे छोटी बाधा भी एक दीवार जैसी लगती है। मुझे अग्निशमन केंद्र में एक खास दिन याद है। हम एक शांत पाली में थे और हर कोई भविष्य के बारे में बात कर रहा था, करियर की योजनाएं, पढ़ाई, लक्ष्य, सपने। और जब मेरी बोलने की बारी आई तो मेरे पास बस कुछ नहीं था, कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा भविष्य एक खाली पन्ना था। और उस भावना ने मुझे इतनी गहरी बेचैनी दी कि आज भी मैं उस पल का बोझ महसूस कर सकता हूं। यह उदासी नहीं थी, न ही शर्म। यह एक तीखा एहसास था कि मैंने अपने कदमों का मार्गदर्शन करने में सक्षम कोई आंतरिक दृष्टि नहीं बनाई थी। यह वह बिंदु है जिसे शायद ही कोई समझता है। आपका आर्थिक जीवन तब बेहतर नहीं होता जब आप ज्यादा कमाते हैं। यह तब बेहतर होता है जब आप खुद को ज्यादा कमाने में सक्षम व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और यह कोई सस्ती स्वयं सहायता नहीं है। शोध से पता चलता है कि पहचान की स्पष्टता के बिना लोग खराब नौकरियां स्वीकार करने, कम वेतन पाने और उन वातावरणों में कई सालों तक रहने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनकी वृद्धि को बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि जो यह नहीं जानते कि वे क्या हकदार हैं, वे वही स्वीकार कर लेते हैं जो उनके रास्ते में आता है। और मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो मैंने खुद अनुभव करके सीखा है। पैसा एक परिणाम है, कारण नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो उनमें ज्यादा आत्मविश्वास होता, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। जब आप एक मजबूत, संरेखित, परिभाषित आंतरिक दृष्टि अपनाते हैं तो पैसा प्रतिक्रिया करता है।
यह आपकी ओर बहने लगता है क्योंकि आप अलग निर्णय लेना शुरू करते हैं, उन अवसरों को देखते हैं जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने हक से कम स्वीकार करना बंद कर देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अब ईमानदारी से विचार करें, आपने कितने अवसरों को जाने दिया क्योंकि भीतर ही भीतर आपको विश्वास नहीं था कि आप उन्हें प्राप्त करने के लिए सही व्यक्ति थे। आपने कितनी बार कुछ बड़ा करने की कोशिश करने पर विचार किया, लेकिन अहंकारी लगने के डर से पीछे हट गए। आपने कितनी बार किसी और को तरक्की करते देखा और सोचा कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? जवाब बाहरी दुनिया में नहीं है, यह उस छोटे से स्थान में है जो आप आज हैं और जो आप मानते हैं कि आप होने के हकदार हैं के बीच है। वह स्थान सब कुछ तय करता है। यह आपकी आय, आपकी पसंद, आपका साहस, आपकी सीमाएं और आपकी संभावनाएं तय करता है। और यही कारण है कि आपकी अगली आर्थिक छलांग कभी वेतन वृद्धि, बोनस, चमत्कारी निवेश या किस्मत से नहीं आएगी। यह उसी पल शुरू होती है जब आप यह तय करते हैं कि आप स्पष्टता के बिना जीना अब स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप आखिरकार यह समझ जाते हैं कि असली समस्या कभी पैसा नहीं थी, तभी वास्तव में परिवर्तन शुरू होता है। एक मौन, लगभग अगोचर विचार होता है जो आपके काम शुरू करने से पहले ही यह तय कर देता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह एक भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और यहां तक कि व्यवहारिक सीमा की तरह काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यह कब काम कर रहा है। यह उन छोटे छोटे वाक्यों में छिपा होता है जिन्हें आप दोहराते हैं, उन डरों में जिनका आप सामना करने से बचते हैं और उन उम्मीदों में जो आप खुद से रखते हैं। और ठीक यही विचार है जिसके कारण दो लोग समान प्रतिभा और समान प्रयास के साथ पूरी तरह से अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो मुझे एक ऐसी भावना हुई जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह ऐसा था जैसे किसी ने मेरे सामने एक दर्पण रख दिया हो और अपने जीवन में पहली बार मैं उस आत्म छवि को देख पा रहा था जिसने मुझे कई सालों से मार्गदर्शन दिया था। यह सुंदर नहीं थी, यह मजबूत नहीं थी, यह शक्तिशाली नहीं थी। यह एक कमजोर छवि थी, सीखी हुई सीमाओं से भरी, पिछली असफलताओं, असुरक्षाओं और उन कहानियों से आकार लेती थी जिन्हें मैं खुद के बारे में दोहराता था। और उस किताब ने मेरा व्यवहार नहीं बदला, इसने मेरे खुद को देखने का तरीका बदल दिया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से कुछ चौंकाने वाला सामने आता है। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि वह सक्षम नहीं है, तो वह स्वचालित रूप से अपने प्रयास, रचनात्मकता, पहल और यहां तक कि अवसरों को समझने की अपनी क्षमता को भी कम कर देता है। इसका मतलब है कि विश्वास कार्रवाई से पहले आता है। आप खुद को जो मानते हैं वह आपके कामों को या तो सीमित करता है या उनका विस्तार करता है। और यह बताता है कि इतने सारे बुद्धिमान लोग कम क्यों कमाते रहते हैं, क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन खुद के बारे में छोटा सोचते हैं। और यहां एक बात है जिसे शायद ही कोई स्वीकार करने की हिम्मत करता है। ज्यादातर लोग असफल होने से नहीं डरते, बल्कि इससे डरते हैं कि वे जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा चमक जाएंगे। यह अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जब आपको विश्वास नहीं होता कि आप ज्यादा कमाने के लायक हैं, तो आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। जब आपको विश्वास नहीं होता कि आप विकसित हो सकते हैं, तो आप कोशिश नहीं करते। जब आपको विश्वास नहीं होता कि आप प्रचुरता के हकदार हैं, तो आप बिना महसूस किए अवसरों को अस्वीकार कर देते हैं। कितनी बार आपको कोई प्रशंसा, कोई प्रस्ताव या कोई मौका मिला है और इसके बावजूद आपने खुद को बर्बाद कर लिया क्योंकि आप पर्याप्त अच्छे नहीं थे। इस स्वचालित विचार ने किसी भी आर्थिक संकट से ज्यादा करियर और वित्तीय परिणामों को नष्ट कर दिया है, क्योंकि यह तय करता है कि आप खुद को कितनी अनुमति देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह खुद को विवेक, यथार्थवाद, अपने पैरों को जमीन पर रखने के रूप में प्रच्छन्न करता है, जबकि वास्तविकता में यह छिपा हुआ डर है। मुझे ठीक से याद है कि यह मेरे जीवन में कैसे प्रकट हुआ। अपना सफाई व्यवसाय खोलने से पहले मेरी एक बुरी आदत थी। जब भी कोई मुझसे पूछता कि मैं क्या करता हूं, तो मैं तुरंत अपनी पेशे को छोटा दिखाने, कम आंकने, उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता, मानो वह तुच्छ हो। और इसका काम से खुद कोई लेना देना नहीं था, इसका संबंध मेरी आंतरिक छवि से था।
ऐसा लग रहा था जैसे मैं हमेशा न्याय किए जाने की संभावना से बचने की कोशिश कर रहा था, और इसने सब कुछ प्रभावित किया। मेरा आचरण, मेरे निर्णय, मेरी पहल, और यहां तक कि यह भी कि मैं कितना कमा सकता हूं, ऐसा मैंने सोचा था। यदि आप ईमानदारी से अपने जीवन का अवलोकन करते हैं तो आपको समान संकेत दिखाई देंगे। शायद आप अपने काम के लिए कम चार्ज करते हैं क्योंकि आपको अहंकारी लगने का डर है। शायद आप कम वेतन स्वीकार करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अभी आपको बस यही मिल सकता है। शायद आप बेहतर पदों के लिए आवेदन नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं। या शायद आपके पास अच्छे विचार भी हैं लेकिन उन्हें कभी अमल में नहीं लाते क्योंकि वह स्वचालित विचार आपको आपके आराम क्षेत्र में धकेल देता है। और यह सब कार्रवाई से पहले ही हो जाता है, बिस्तर से उठने से पहले, अवसरों की तलाश करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि आपकी आय आंतरिक रूप से बहुत पहले तय हो जाती है, इससे पहले कि वह आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे। जीवन में एक पल आता है जब आपको उस प्रश्न का सामना करना पड़ता है जो सब कुछ बदल देता है। जो मैं कमाना चाहता हूं उसे कमाने के लिए मैं खुद को क्या मानता हूं? यह सवाल इतना शक्तिशाली है कि डरावना है, क्योंकि जब आप इसका ईमानदारी से जवाब देते हैं तो आपको एहसास होता है कि आज आपको मिलने वाला पैसा बाजार, संकट या बुरे भाग्य के बारे में नहीं है। यह उस आंतरिक सीमा के बारे में है जो आपने खुद पर लगाई है या दूसरों को आप पर लगाने की अनुमति दी है। और यहां एक असहज सच्चाई है, दुनिया आपके काम के लिए भुगतान नहीं करती। ये इस बात के लिए भुगतान करती है कि आप इसे करते समय खुद को कैसे देखते हैं। वह आत्मविश्वास जो आप प्रदर्शित करते हैं, वह आचरण जो आप अपनाते हैं, वह मूल्य जो आप मानते हैं कि आप प्रदान करते हैं। जब मेरी आत्मछवि बदली तो मैं बाहर से अभी भी वही व्यक्ति था, लेकिन भीतर से मैं अलग था। उस बिंदु से मैंने ऐसे निर्णय लेना शुरू कर दिए जो पहले असंभव लगते थे। मैंने उन अवसरों को हां कहना शुरू कर दिया जिन्हें मैंने कभी डर के मारे अस्वीकार कर दिया था। मैंने अपने काम के लिए ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि मैं लालची हो गया था, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरकार समझ गया कि मेरा मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता था। यही वह विचार है जो आपकी आय को परिभाषित करता है। और जब आप उस विचार को बदलते हैं तो आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है, जादू से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप उस सीमित संस्करण के रूप में जीना बंद कर देते हैं जिसे दूसरों ने आपके लिए गढ़ा है, और उस शक्तिशाली संस्करण के रूप में जीना शुरू कर देते हैं जो हमेशा आपके भीतर रहा है। पहली बार जब मैंने किसी की कहानी सुनी कि कैसे उन्होंने अपनी वास्तविकता को शाब्दिक रूप से बदल दिया, जिसकी शुरुआत केवल एक मानसिक कल्पना से हुई थी, तो यह मुझे बिजली के झटके की तरह लगा। क्योंकि मैंने यह पैटर्न अपने जीवन में पहले भी देखा था, लेकिन मैंने कभी इसके गहरे महत्व को पूरी तरह से नहीं समझा था। जिम कैरी की कहानी हमेशा मेरे लिए सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक रही है। उनकी प्रसिद्धि उनके हास्य या उनकी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने के निरे साहस के लिए जो अभी तक अस्तित्व में नहीं थी। वह हॉलीवुड हिल्स में अकेले गाड़ी चलाते थे, अपने आप से भविष्य की एक इतनी सजीव छवि दोहराते थे कि यह उन्हें अपनी वर्तमान परिस्थितियों से भी ज्यादा वास्तविक लगती थी। उस दृश्य की कल्पना करें, एक युवा व्यक्ति, गरीब और गुमनाम, बिना किसी ठोस अवसर के, फिर भी ऐसे भविष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध जिसकी कल्पना केवल वही कर सकता था। उन्होंने अभिनय सेवाओं के लिए खुद को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक लिखा, इसे एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में रखा और ऐसे व्यक्ति के रूप में अभिनय करना जारी रखा जिसे पहले से ही महत्व दिया जाता था, पहचाना जाता था और अच्छी तरह से भुगतान किया जाता था। यह बचकाना कल्पना नहीं है, यह व्यावहारिक मनोविज्ञान है, यह प्रायोगिक तंत्रिका विज्ञान है। मानव मस्तिष्क उस चीज में अंतर नहीं करता जिसकी आप बार बार कल्पना करते हैं और जिसका आप वास्तव में अनुभव करते हैं। यह पैटर्न दर्ज करता है, यह भावनात्मक आवृत्ति को पहचानता है, यह आपकी पसंद को उस आंतरिक छवि से मिलाना शुरू कर देता है जिसे आप लगातार बनाए रखते हैं। और जब मैंने यह वास्तव में समझ लिया तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन परिस्थितियों से सीमित नहीं था, यह उन छवियों से सीमित था जिन्हें मैंने अपने भीतर पाला था।
मैंने खुद को कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो वास्तव में समृद्ध हो सकता था। मैंने कभी खुद को धनी होने की कल्पना नहीं की थी। मैंने कभी अपने भविष्य को उस छोटी सी जिंदगी से कहीं ज्यादा शानदार होने की अनुमति नहीं दी थी जिसे मैं जानता था। मैं ज्यादा कमाना चाहता था, फिर भी मैंने ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं कम कमाने के लिए ही बना था। मैं आजादी के लिए तरसता था, लेकिन मैंने खुद को फंसा हुआ पाया। और अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो आपको भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे सकता है। आपने कितनी बार वास्तव में एक प्रचुर भविष्य की कल्पना की है और कितनी बार आपने खुद को ठीक वैसा ही कल्पना किया है जैसा आप अभी हैं। आपने कितनी बार मानसिक रूप से नई संभावनाओं की कल्पना की है और कितनी बार आपने मानसिक रूप से वही मुश्किलें, वही डर, वही सीमाएं दोहराई हैं, क्योंकि यही वास्तव में आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। वह नहीं जो आप केवल चाहते हैं, बल्कि वह जिसे आप अपने लिए सामान्य कल्पना करते हैं। जिम कैरी ने जो किया वह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं था, यह मानसिक कंडीशनिंग की एक प्रक्रिया थी। ठीक वही तकनीक जो उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट उपयोग करते हैं, अधिकारी उपयोग करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो असाधारण स्तर हासिल करता है अक्सर अनजाने में भी इसका उपयोग करता है। वे जीने से पहले कल्पना करते हैं, वे जीतने से पहले बन जाते हैं, वे परिणाम से पहले एक पहचान गढ़ते हैं। और यह केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह कोई हॉलीवुड विशेषाधिकार नहीं है। यह कोई गुप्त तकनीक नहीं है जो प्रतिभाशाली लोगों के लिए आरक्षित हो। यह एक मौलिक मानवीय तंत्र है। आपका मस्तिष्क भी इसी तरह काम करता है। यह हमेशा से करता आया है। बचपन से आपने आंतरिक छवियों पर विश्वास किया है। आपने कहानियों, यादों, असफलताओं, टिप्पणियों, तुलनाओं और पुरानी धारणाओं के आधार पर वह बनाया है जिसे आप संभव मानते हैं। आपको बस यह एहसास नहीं था कि आप नई छवियों का चयन कर सकते हैं। मुझे वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने पहली बार जानबूझकर यह प्रयास किया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को एक अग्निशामक के रूप में जितना मैं कमाता था उससे ज्यादा कमाते हुए कल्पना करने की कोशिश की, और यह बेहद असहज था। मैं उस छवि को बनाए नहीं रख सका। यह झूठ जैसा लगा, यह दूर का लगा, यह पूरी तरह से असंभव लगा। यह सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि आपकी आत्म छवि अटक गई है। जब एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना वास्तव में दुख देता है, क्योंकि मन उस आप को बचाने की कोशिश करता है जिसे वह पहले से जानता है। लेकिन मैं लगा रहा, और जब हम वास्तव में एक नए मानसिक पैटर्न में लगे रहते हैं तो आंतरिक रूप से कुछ बदलने लगता है। मैंने उन अवसरों को पहचानना शुरू कर दिया जो पहले अदृश्य लगते थे। मैंने उन बातचीत पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन्हें मैंने कभी अनदेखा कर दिया था। लोग मुझे विचार, नए रास्ते, संभावनाएं लाने लगे। इसलिए नहीं कि दुनिया खुद बदल गई, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरकार उन्हें वास्तव में देखने के लिए पर्याप्त ग्रहणशील था। इस पर विचार करें। शायद आज आपके चारों ओर ऐसे अवसर हैं जिन्हें आप केवल इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपकी वर्तमान आत्म छवि अभी तक इसकी अनुमति नहीं देती है। शायद आपका एक ऐसा संस्करण है जिसमें अधिक साहस, बड़ी दृष्टि, तीव्र बुद्धि और असीम महत्वाकांक्षा है, लेकिन वह सुप्त पड़ा है क्योंकि आप अपने अतीत की पुरानी कहानियों से जकड़े हुए हैं। जिम कैरी ने मौलिक रूप से जो किया वह यह था कि उन्होंने भविष्य को अपने पक्ष में काम करने के लिए मजबूर किया, इससे पहले कि वह वहां पहुंचते। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको चेक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रात में अकेले गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक मानसिक छवि विकसित करने की जरूरत है जो इतनी शक्तिशाली, इतनी स्पष्ट और इतनी लगातार दोहराई जाए कि आपका मस्तिष्क इसे सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दे और फिर ऐसे कार्य करे जैसे वह अपरिहार्य हो। सवाल यह रहता है, क्या आप एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने का साहस रखते हैं जो आपकी वर्तमान वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत हो? क्योंकि ठीक वही जो आप देखते हैं और जो आप देखने का चुनाव करते हैं, उसके बीच के टकराव में आपके वित्तीय जीवन का वास्तव में परिवर्तन शुरू होता है। समृद्धि के बारे में सबसे दर्दनाक सच्चाई यह है कि यह स्थिरता की गारंटी नहीं देती। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जब तक वे इसे हासिल नहीं कर लेते, और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें एक प्रकार का असंतुलन मिलता है जो कमी से नहीं
बल्कि अधिकता को बनाए रखने में असमर्थता से आता है। मैंने ठीक यही देखा जब मैंने MC हैमर की कहानी सीखी, एक ऐसा उदाहरण जिसने हमेशा मुझे गहराई से प्रभावित किया है। वह चरम सीमा पर पहुंचे, लाखों कमाए, बिल्कुल शिखर पर रहे, लेकिन सब कुछ खो दिया क्योंकि उनकी वित्तीय पहचान में उस प्रचुरता से निपटने के लिए भावनात्मक बुनियादी ढांचे की कमी थी जो बहुत तेजी से आई थी। यह लालच नहीं था, मूर्खता नहीं थी, न ही बदकिस्मती थी। यह आंतरिक तैयारी की गहरी कमी थी। और यही वह है जिसे मैं हमेशा लोगों को समझाना चाहता हूं। पैसा किसी को बर्बाद नहीं करता। जो बर्बाद करता है वह उसे संभालने के लिए सुसज्जित एक आंतरिक प्रणाली की अनुपस्थिति है। यदि आपने कभी भावनात्मक रूप से समृद्धि बनाए रखना नहीं सीखा है तो यह भारी, भ्रमित करने वाला, यहां तक कि खतरनाक भी हो जाता है। और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह चुपचाप सामने आता है। आप ठीक उस पल का पता नहीं लगाते जब आप अपना रास्ता भटकना शुरू करते हैं। यह केवल छोटे छोटे निर्णयों, आवेगपूर्ण विकल्पों, उन खरीदों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है जिन्हें आप मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक, इससे पहले कि आप जानें, आपने अपनी ही वित्तीय बर्बादी को अंजाम दे दिया है। मैंने लगभग इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जब मेरी सफाई कंपनी ने उड़ान भरनी शुरू की। अपने पहले साल में मैं पहले से ही 1 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमा रहा था। एक युवा व्यक्ति के लिए यह पूरी तरह से अकल्पनीय था, जिसने बिना किसी दिशा के 8वीं कक्षा छोड़ दी थी और कई साल तक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में भटकता रहा। लेकिन यहां वह हिस्सा है जिसे लगभग कोई नहीं जानता। मुझे नहीं पता था कि उस पैसे का प्रबंधन कैसे करना है। मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ था। मैंने बहुत कुछ कमाया और मैंने बहुत कुछ खर्च किया, गैर जिम्मेदारी से नहीं बल्कि डर से। उसे खोने का डर, दूसरों से कम दिखने का डर, असुरक्षित बॉब में वापस लौटने का डर। वह बॉब जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, वह बॉब जो फर्श साफ करता था और गैस स्टेशनों पर तेल बदलता था। और डर लोगों के साथ अजीब चीजें करता है। यह आपको आवेग पर कार्य करने पर मजबूर करता है, भावनात्मक निर्णयों से वर्षों की कमी की भरपाई करने की कोशिश करता है। और तभी मुझे कुछ चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। अगर मैंने अपनी मानसिकता को मौलिक रूप से नहीं बदला तो मैं बस एक और दुखद उदाहरण बन जाऊंगा जिसने पैसा कमाया और सब कुछ खो दिया। मुझे यह शारीरिक रूप से महसूस हुआ। मुझे यह अपनी सांस लेने के तरीके में महसूस हुआ। जिस तरह से मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच की, जिस तरह से मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिए, एक ऐसी चिंता को कम करने की बेताब कोशिश कर रहा था जिसे मैं ठीक से व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। जब आपके पास आंतरिक संरचना की कमी होती है तो प्रचुरता उतनी ही भारी हो सकती है जितनी की कमी। और ठीक यही कारण है कि इतने सारे व्यक्ति महान चीजें हासिल करते हैं और फिर वास्तव में यह समझे बिना आत्मविनाश कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तत्व, अपनी वित्तीय पहचान विकसित नहीं की। यह पहचान ही तय करती है कि पैसा निर्माण का आधार बनेगा या अराजकता का उत्प्रेरक। और यह सभी के लिए सच है। यह उन लोगों पर लागू होता है जो लाखों कमाते हैं, उन लोगों पर जो बहुत कम कमाते हैं, और उन सभी पर जो इनके बीच में हैं। वास्तव में क्या मायने रखता है कि आप कितना कमाते हैं? जो मायने रखता है वह यह है कि जब आप कमाते हैं तो आप कौन होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इस पर विचार करें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको आखिरकार अतिरिक्त पैसा, एक अप्रत्याशित बोनस या वेतन वृद्धि मिली है, केवल थोड़ी देर बाद वह बस गायब हो गया? कितनी बार आपने बचत करने, निवेश करने या अपने वित्त को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, केवल डर, आवेग या भावनात्मक मुआवजे के उन्हीं पैटर्न द्वारा वापस खींच लिए गए हैं? कितनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा आपके हाथों से उतनी तेजी से फिसल जाता है जितनी तेजी से वह आता है? यह पैटर्न आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा सामान्य है और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। वित्तीय मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि जो व्यक्ति कमी के माहौल में बड़े होते हैं, उनमें बड़ी रकम मिलने पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने की अधिक प्रवृत्ति होती है। यह कोई चरित्र दोष नहीं है, यह एक अनुकूलन है। मस्तिष्क कमी के वर्षों को अधिकता के पलों के साथ संतुलित करने की कोशिश करता है, जिससे अस्थिरता का एक चक्र बनता है। लेकिन अच्छी खबर, और शायद इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यह है
कि इसे बदला जा सकता है, क्योंकि पहचान नियति नहीं है, यह एक संरचना है। और जब आप यह समझ जाते हैं, जब आप समृद्धि को बनाए रखने में सक्षम मानसिकता विकसित करते हैं, जब आप भावनात्मक अनुशासन और आंतरिक स्पष्टता विकसित करते हैं, तो पैसा एक बोझ नहीं रहता और इसके बजाय एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। असुविधाजनक सच्चाई यह है कि कोई भी अक्षमता के कारण सब कुछ नहीं खोता। वे इसे इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसे बनाए रखने में सक्षम व्यक्ति बनना नहीं सीखा। और यही वह था जिसने अंततः मुझे बचाया। मैंने समय रहते महसूस किया कि अगर मैंने अपनी मानसिकता को गहराई से नहीं बदला तो मेरी कहानी अनगिनत अन्य कहानियों की तरह समाप्त हो जाएगी, जो शानदार ढंग से शुरू होती हैं लेकिन बर्बादी में खत्म होती हैं। यह मानसिक अनुशासन था जिसने मुझे उन विनाशकारी पैटर्न को दोहराने से रोका। बात सीधी है, दुनिया को जीतना व्यर्थ है यदि आप ऐसे व्यक्ति बने रहते हैं जो इसे बनाए रखने में असमर्थ है। और ठीक यही जागरूकता आपके उस स्वरूप को गढ़ना शुरू करती है जो न केवल प्रचुरता प्राप्त करता है बल्कि उसे फिर कभी खोता नहीं। एक ऐसा खामोश पैटर्न है जो 90% लोगों को जकड़े रहता है, उन्हें बिल्कुल उसी जगह पर फंसाए रखता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह इतना तार्किक, इतना सामान्य, इतना नॉर्मल लगता है कि ज्यादातर लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि यह उनकी वास्तव में फलने फूलने की संभावनाओं को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। यह वह विचार है जो लगभग एक शिकायत के रूप में उभरता है। मैंने प्रयास तो किया, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं दिख रहा। यह वाक्यांश जो मन में गूंजता रहता है, परिणामों के सबसे बड़े चोरों में से एक है जिसे मैंने कभी देखा है। यह केवल हतोत्साहित नहीं करता, यह आत्म तोड़फोड़ का एक मनोवैज्ञानिक चक्र बनाता है जो खुद को रोजाना मजबूत करता है। अक्सर आपको इसका एहसास भी नहीं होता। जब आप मानते हैं कि प्रयास से कोई इनाम नहीं मिलता, तो आपका मस्तिष्क एक सुरक्षात्मक अवस्था में चला जाता है। यह जोखिमों से कतराता है, साहसिक निर्णयों से बचता है और बड़ी प्रतिबद्धताओं से दूर रहता है। यह आपको वहीं रखना पसंद करता है जहां आप हैं, भले ही वह जगह दर्दनाक हो, क्योंकि मस्तिष्क के लिए परिचित असुविधा विकास की संभावना से अधिक सुरक्षित होती है। और ठीक यहीं पर बहुत सारे जीवन अटक जाते हैं। एक व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, बड़े सपने देखता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका स्वचालित विचार उसे अनजाने में ब्रेक पर पैर रखने के लिए मना लेता है। मैं इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक रहा। मुझे याद है कि मैं पूरी रातें बैरक जाता था, अग्निशमन विभाग के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता था और मन ही मन एक ऐसा ही वाक्यांश दोहराता रहता था, मेरे लिए कभी कुछ नहीं बदलता। और उस अकेले वाक्यांश ने सब कुछ प्रभावित किया। सुबह उठने पर मेरी ऊर्जा, कुछ नया करने की कोशिश करते समय मेरा उत्साह, जोखिम लेने की मेरी पहल, यह लगभग हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा है। आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप कभी वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाते। और जब आप आगे नहीं बढ़ते तो यह भ्रम पैदा होता है कि आप व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं। और शायद यह आपके साथ भी हुआ है। आप उत्साहपूर्वक एक परियोजना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर आपको उन सभी पिछली बार की भावनात्मक भार महसूस होता है जब चीजें काम नहीं करती थीं। या आप करियर बदलने की कोशिश करते हैं, अधिक वेतन चाहते हैं, अपना कुछ बनाना चाहते हैं, और जल्द ही यह भावना उभरती है कि यह असंभव है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास तत्काल परिणाम नहीं देता। यह आलस्य नहीं है, न ही यह अक्षमता है। यह वह मानसिक पैटर्न है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। व्यवहार मनोविज्ञान के विभिन्न अध्ययनों के अनुसार मानव मस्तिष्क में नुकसान को अधिक महत्व देने और लाभ को कम महत्व देने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। औसतन हम नकारात्मक जोखिम की व्याख्या लाभ की संभावना की व्याख्या से 3 गुना अधिक तीव्रता से करते हैं। इसका मतलब है कि पर्याप्त कौशल, अवसरों और बुद्धिमत्ता के बावजूद भी आप कोशिश करने से पहले ही फंसा हुआ महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे आपका भावनात्मक तंत्र कह रहा हो, बेहतर है कि न करो, बढ़ना खतरनाक है। और मुझे ठीक वह क्षण याद है जब इस पैटर्न ने मुझे अपना सफाई व्यवसाय शुरू करने से लगभग रोक दिया था। जब यह विचार कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया ने मुझे पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर दिया।
यह इतना आंतरायिक डर था कि मैंने इसे शारीरिक रूप से महसूस किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरे हाथों में पसीना आ गया और मेरे अंदर सब कुछ चिल्ला रहा था कि मैं वहीं रहूं जहां मैं था। दिलचस्प बात यह है कि कोई यह नहीं सोचता, क्या होगा अगर यह काम कर गया? क्या होगा अगर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई? मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करता है। यह हमेशा आत्मसंरक्षण की ओर खींचता है, भले ही वह आत्मसंरक्षण उन्नति की किसी भी संभावना को नष्ट कर दे। यही कारण है कि इतने सारे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और मेहनती लोग बिल्कुल उसी जगह पर फंसे रहते हैं। वे एक भावनात्मक पैटर्न लिए हुए हैं जो उन्हें विश्वास दिलाता है कि प्रयास व्यर्थ है। और एक बार जब यह विश्वास जम जाता है तो यह सब कुछ विकृत कर देता है। उनके निर्णय, उनका साहस, उनके अवसर। आप किसी असाधारण चीज से बस एक कदम दूर हो सकते हैं, लेकिन आपका पैटर्न आपको पीछे हटने के लिए कहता है। बड़ा मोड़ तब आता है जब आपको यह एहसास होता है कि यह विचार कभी कोई तथ्य नहीं था। यह हमेशा एक कंडीशनिंग थी। यह अतीत के अनुभवों का प्रतिबिंब था, आपके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं। और यह मुक्तिदायक है, क्योंकि जब आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक पैटर्न है तो आप अंततः इसे बदल सकते हैं और एक नया चक्र बनना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी भी बदलाव से पहले आपको ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। आपने कितनी बार खुद को तोड़फोड़ किया क्योंकि आपको विश्वास नहीं था कि परिणाम आएगा? कितनी बार आपने अगला कदम उठाने में असफल रहे क्योंकि असफलता का डर सफलता की संभावना से अधिक था? कितनी बार अवसर आपके पास से निकल गए जबकि आपका मन वही पुरानी बात दोहराता रहा, यह बेकार है, यह काम नहीं करेगा, यह पैटर्न विनाशकारी है। लेकिन यह तभी तक बना रहता है जब तक आप इसमें विश्वास करते हैं। जिस क्षण आप इस पर सवाल उठाने का फैसला करते हैं, इसकी जड़ों का अवलोकन करते हैं, इसे विकृत यादों के बजाय तथ्यों से सामना कराते हैं, कुछ आंतरिक रूप से बदलना शुरू हो जाता है। और जब यह आंदोलन शुरू होता है तो यह आपको ऐसी जगह धकेलता है जहां प्रयास को अब बलिदान के रूप में नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखा जाता है, जहां चुनौतियां अब आसन्न विफलता के संकेत नहीं बल्कि चल रहे विस्तार के संकेत हैं, जहां हर छोटा कदम बेकार नहीं लगता बल्कि एक अपरिहार्य मार्ग का हिस्सा लगता है। क्योंकि गहराई से जो मायने रखता है वह प्रयास खुद नहीं है, यह वह है जो आप प्रयास के बारे में मानते हैं। और जब वह पैटर्न अंततः बदलता है तो आपका वित्तीय जीवन भी उसी के साथ बदल जाता है। ठीक उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि वित्तीय सफलता का क्रूर शक्ति भारी प्रयास या खुद को थका देने तक काम करने से कोई लेना देना नहीं है। तभी सब कुछ मुझे समझ में आने लगा। यह दूसरों से पहले जागने, न ही अधिक बलिदान करने, न ही सर्वोत्तम अवसरों का लाभ उठाने के बारे में था। मोड़ उस चीज में निहित था जिसे मैंने भावनात्मक आवृत्ति कहा था। वह आंतरिक स्थिति जिसे आप हर एक दिन बनाए रखते हैं, भले ही कोई आपको देख न रहा हो। यह स्थिति परिभाषित करती है कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे कार्य करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने आसपास की स्थितियों की व्याख्या कैसे करते हैं। इस पर शांति से विचार करें। कितनी बार आपने खुद को सब कुछ सही करते हुए पाया है, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा महसूस किया है जैसे आप एक ईंट की दीवार से अपना सिर टकरा रहे हों। कितनी बार आपने बिना ऊर्जा, बिना विश्वास, बिना दृढ़ विश्वास के काम किया है और फिर निराश होकर खत्म हुए हैं क्योंकि कुछ नहीं हुआ। यह प्रयास की कमी नहीं थी, यह आंतरिक असंगति थी। जिस कंपन को आप बनाए हुए थे वह आपके वांछित परिणाम के साथ संगत नहीं था। और जब ये दोनों तत्व, रवैया और भावना, मेल नहीं खाते तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं करता। आप केवल इच्छा शक्ति से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस आंतरिक संरेखण के बिना कुछ भी प्रवाहित नहीं होता। मैंने पहली बार यह तब देखा जब मैंने अपने सफाई व्यवसाय के साथ छोटे परिणाम देखना शुरू किया। यह एक साधारण व्यवसाय था, ग्लैमरस कुछ भी नहीं, लेकिन यह काम करता था। फिर भी इसके बावजूद ऐसे दिन थे जब मैं छोटा, असुरक्षित, लगभग अक्षम महसूस करते हुए उठता था। और उन दिनों चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की, चीजें बस आगे नहीं बढ़ पाती थीं। ग्राहक रद्द कर देते थे, उपकरण टूट जाते थे, मैं शेड्यूल गड़बड़ कर देता था, सब कुछ अटका हुआ लगता था। यह संयोग नहीं था, यह मेरी आंतरिक आवृत्ति थी
जो बाकी सबको तोड़फोड़ कर रही थी। और जब आप इस पैटर्न का अवलोकन करना शुरू करते हैं तो इसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अधिक आत्मविश्वासी भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है? जैसे कि दुनिया सहयोग करती है, जैसे कि आपको ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। यह जादू नहीं है, यह ध्यान है। आपका मन जानकारी को इस आधार पर फिल्टर करता है कि आप क्या संभव मानते हैं। यदि आप कमी की आवृत्ति पर कंपन करते हैं तो आप केवल जोखिम देखते हैं। यदि आप प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करते हैं तो आप अवसर देखते हैं, और यह अंतर आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, यह आवृत्ति खुद को बनाए नहीं रखती है। इसे सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है, इसे अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसे दैनिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यहीं पर वह बिंदु आता है जिस पर मैं अब जोर देना चाहता हूं। यदि यह वीडियो आपको अब तक समझ में आ रहा है, यदि आपको यह एहसास हो रहा है कि आपके भीतर कुछ बड़ा, कुछ गहरा काम कर रहा है, तो अभी यह करें। अब जब आपने ऐसा कर लिया है तो एक गहरी सांस लें और मेरे साथ रहें, क्योंकि भावनात्मक आवृत्ति को समझना समीकरण का केवल आधा हिस्सा है। दूसरा आधा इससे कार्य करना सीखना है। प्रचुरता महसूस करने और डर के आधार पर निर्णय लेना जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। महानता की कल्पना करने और किसी छोटे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। आपको भावना, पहचान और क्रिया को संरेखित करने की आवश्यकता है, और यह ठीक यही संरेखण था जिसने मेरे भाग्य को बदल दिया। जिस दिन मैं अंततः रुका, खुद के साथ बैठा और पूछा, वह भावनात्मक स्थिति क्या है जो मैं चाहता हूं उस परिणाम से मेल खाती है। वह दिन था जब मेरी वास्तविकता बदलना शुरू हुई। विस्फोटक तरीके से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, लगातार, अपरिहार्य तरीके से। मैंने अलग तरह से बोलना शुरू किया। मैंने खुद को अलग तरह से प्रस्तुत करना शुरू किया। मैंने समस्याओं को बाधाओं के बजाय सीढ़ियों के रूप में देखना शुरू किया। मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं जो कुछ भी चाहता था वह पहले से ही कहीं मौजूद था, और मुझे बस वहां पहुंचने के लिए खुद को संरेखित करने की आवश्यकता थी। और मैं चाहता हूं कि आपको अभी इसका एहसास हो। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि आप ठीक हैं। यह उस भावनात्मक स्थिति को सचेत रूप से बनाए रखने के बारे में है जो आप चाहते हैं उस जीवन से संरेखित होती है। यह अनुशासन है, यह निर्माण है, यह भावनात्मक परिपक्वता है। क्योंकि जब आपका आंतरिक कंपन बदलता है तो आपके आसपास की दुनिया के पास उसी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यह मोड़ है। यहीं से आपका वित्तीय जीवन अलग तरह से आगे बढ़ना शुरू होता है। इसलिए नहीं कि कुछ बाहरी बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आपने अंततः उस स्रोत को समायोजित कर लिया है जिससे सभी निर्णय उत्पन्न होते हैं, आपकी आंतरिक स्थिति। जब आप ऐसा करते हैं तो कोई संघर्ष नहीं होता है, प्रवाह होता है, दिशा होती है, स्पष्टता होती है। और ठीक यहीं पर वित्तीय उछाल एक सपना होना बंद कर देता है और एक परिणाम बन जाता है। एक ऐसी कार्रवाई है जो इतनी सरल, इतनी छोटी, प्रदर्शन करने में इतनी हास्यास्पद रूप से आसान है कि ज्यादातर लोग इसकी शक्ति को पूरी तरह से कम आंकते हैं। लेकिन यह ठीक यही कार्रवाई है जो आपके वित्तीय जीवन को अंदर से बाहर तक पुनर्गठित करना शुरू करती है। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं जो लगभग बचकाना लगता है। 7 दिनों तक आपके द्वारा लिए गए हर वित्तीय निर्णय को नोट करना। और जब मैं हर निर्णय कहता हूं तो मेरा मतलब बिल्कुल यही है। कॉफी खरीदने से लेकर किसी प्रस्ताव, आवेग, खर्च करने की अचानक इच्छा या निवेश करने में हिचकिचाहट पर आपकी प्रतिक्रिया तक। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे अपने वित्तीय व्यवहार के बारे में जानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अध्ययनों से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क दिन भर में किए गए छोटे छोटे निर्णयों, खासकर उपभोग से जुड़े निर्णयों में से 30% से भी कम को रिकॉर्ड कर पाता है। और इसी अदृश्य जगह में सबसे ज्यादा विनाशकारी पैटर्न छिपे होते हैं। जब आप उन्हें लिखना शुरू करते हैं तो आप इन पैटर्न को अंधेरे से निकालकर चेतना के प्रकाश में ले आते हैं, और चेतना सब कुछ बदल देती है। मुझे याद है पहली बार जब मैंने यह अभ्यास किया था, मैं सोचता था कि मैं व्यवस्थित हूं, कि मेरा नियंत्रण है, कि मुझे पता है कि मेरा पैसा कहां जा रहा है।
लेकिन मुझे अपनी भ्रम की सीमा का एहसास होने में केवल 3 दिन लगे। छोटे छोटे निर्णय थे जो मैं स्वचालित रूप से करता था, और वे लगभग हमेशा मेरी भावनात्मक स्थिति से जुड़े होते थे। अगर मैं तनाव में होता तो खर्च करता, अगर मैं असुरक्षित महसूस करता तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचता, अगर मैं थका होता तो तनाव कम करने की कोशिश में चीजें खरीदता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मैंने यह सब तब तक नहीं देखा था जब तक मैंने इसे कागज पर लिखा हुआ नहीं देखा। और शायद यह आपके साथ भी होता है। शायद आपको लगातार यह महसूस होता है कि आप पर्याप्त कमाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ नहीं दिखता। या शायद आपको लगता है कि आप हमेशा पिछड़ रहे हैं, यह समझे बिना कि आपके प्रयास वृद्धि में क्यों नहीं बदल पाते। क्योंकि गहराई से देखा जाए तो समस्या पैसे की कमी नहीं है, यह आपके अपने व्यवहार के बारे में जागरूकता की कमी है। इसे लिख लेना इस व्यवहार को उजागर करता है। यह आपके भावनात्मक ट्रिगर्स को उजागर करता है। यह आपके मौन विश्वासों को उजागर करता है। यह पैसे के साथ आपके रिश्ते को इतने स्पष्ट और सीधे तरीके से उजागर करता है कि इसे अनदेखा करना असंभव हो जाता है। जो लोग यह अभ्यास करते हैं वे औसतन 1 सप्ताह में वित्तीय स्पष्टता में 100% तक की वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे ज्यादा कमाते हैं, न ही इसलिए कि वे ज्यादा बचाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे स्वचालित रूप से काम करना बंद कर देते हैं। जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपने खर्च करने का फैसला क्यों किया, किसी चीज से बचने का फैसला क्यों किया, कोई खास कार्रवाई क्यों की, तो आप नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। और जहां नियंत्रण होता है वहां दिशा होती है, जहां दिशा होती है वहां वृद्धि होती है। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा होगा यदि पहली बार आप उन पैटर्न को स्पष्ट रूप से देख पाते जो आपकी वित्तीय प्रगति को बाधित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको यह एहसास हो कि आप इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि आपको जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप चिंतित हैं। कि आप पैसे की कमी के कारण निवेश से नहीं बचते, बल्कि इसलिए बचते हैं क्योंकि आपको इसे खोने का डर है। कि आप बचत नहीं कर पाते क्योंकि आप उपभोग को भावनात्मक बेहोशी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि इन सब को अंततः स्पष्टता से देखने का क्या प्रभाव होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस अभ्यास का बचत से कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध जागरूकता से है। क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तो आप ऐसे निर्णय लेना शुरू करते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, न कि वह जो आपको बनने के लिए तैयार किया गया था। आप इरादे से काम करना शुरू करते हैं, आवेग से नहीं। आप निर्माण का मार्ग चुनना शुरू करते हैं, न कि भावनात्मक क्षतिपूर्ति का। और यहां एक दिलचस्प बात है, अपने वित्तीय निर्णयों को लिखकर आप केवल पैटर्न का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को नए पैटर्न बनाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि किसी व्यवहार का सरल सचेत अवलोकन आत्म सुधार और अनुकूलन के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को सक्रिय करता है। दूसरे शब्दों में, आप केवल खुद को देखकर बदलना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। 1 सप्ताह तक सब कुछ लिखने के बाद मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा जो इतना स्पष्ट, इतना चौंकाने वाला था कि मुझे पहले इसे न देखने पर लगभग शर्म महसूस हुई। मैं पैसे का इस्तेमाल उन भावनात्मक शून्यों को भरने की कोशिश करने के लिए कर रहा था जिनका वित्त से कोई लेना देना नहीं था। और यह अंतर्दृष्टि जितनी सरल लगती है, मेरे जीवन के सबसे बड़े मोड़ में से एक थी। और शायद यह आपके लिए भी ऐसा ही कुछ समझने का क्षण है, क्योंकि कभी कभी आपको ज्यादा पैसे, न ही ज्यादा अवसरों की जरूरत होती है, बल्कि पैसे के साथ अपने रिश्ते में ज्यादा सच्चाई की जरूरत होती है। और वह सच्चाई एक पेंसिल, एक कागज के टुकड़े और बिना किसी फिल्टर के खुद को देखने के लिए 7 दिनों के साहस से शुरू होती है। मेरे जीवन में एक खास पल ऐसा आया जब मैंने जो कुछ भी बनाया था वह ढहने के कगार पर लग रहा था। यह कोई बाहरी वित्तीय संकट नहीं था, यह ग्राहकों की कमी नहीं थी, यह दुर्भाग्य नहीं था, यह कुछ बहुत गहरा था। मैं अपनी पहचान के बनाए रखने से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, और यह किसी के लिए भी खतरनाक है। बाहरी सफलता मिल रही थी, लेकिन अंदर से मैं अभी भी उस भटके हुए युवा की तरह सोचता था जिसने 8वें ग्रेड में पढ़ाई छोड़ दी थी और दिन भर गुजारा करने के लिए कई तरह के छोटे मोटी काम किए थे। मुझे एक रात ऐसी याद है,
मानो वह कल ही हुई हो। मैंने घंटों काम करते हुए, ग्राहकों की सेवा करते हुए, जगहों को साफ करते हुए, मांगों को व्यवस्थित करते हुए, ऐसे काम करते हुए बिताए थे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी जब मैं अभी भी अग्निशमन विभाग में था। कंपनी गति पकड़ रही थी, बढ़ रही थी, ध्यान आकर्षित कर रही थी। बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर से मुझे इसे संभाल न पाने के डर से कुचला जा रहा था। विकास का डर, सब कुछ खोने का डर, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उजागर होने का डर जो इसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। मैं थका हारा घर पहुंचा, बैठक के फर्श पर बैठ गया, अपनी पीठ दीवार से टिका दी और अपने सीने में एक ऐसा दबाव महसूस किया जिसे मैं समझा नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था मानो यह नया जीवन मेरे सहन करने की क्षमता से ज्यादा भारी पड़ रहा था। और उस पल, बहुत लंबे समय में पहली बार मैंने गंभीरता से हार मानने पर विचार किया। मैंने तो यह भी कल्पना की कि अग्निशमन विभाग में वापस जाना कैसा होगा। एक परिचित, अनुमानित, सुरक्षित वातावरण, कोई कठिन निर्णय नहीं, कोई डरावनी वृद्धि नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब मैं फर्श पर देख रहा था, खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद हार मानना समझदारी होगी, तो कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हुआ। कमरे के कोने में अभी भी एक अस्थाई मेज पर वह किताब थी जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया था, थिंक एंड ग्रो रिच। वह खुली थी और पलटा हुआ पन्ना ठीक उन्हीं अंशों में से एक था जिन्हें मैंने कुछ सप्ताह पहले रेखांकित किया था। मैं किताब के पास नहीं गया, लेकिन ऐसा लगा कि उस सरल दृश्य ने मुझे वापस खींच लिया था। मानो यह एक भौतिक अनुस्मारक था जो कह रहा था, तुम यहां संयोग से नहीं पहुंचे हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक सवाल पूछा जो मैंने इतनी ईमानदारी से पहले कभी नहीं पूछा था। अगर मैं अभी वापस मुड़ जाऊं तो 10 साल बाद मैं खुद को कैसे देखूंगा? और जवाब इतनी तेजी से, इतनी स्पष्टता से, इतनी तीव्रता से आया कि उसने मुझे इस तरह से हिला दिया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैंने महसूस किया कि अगर मैंने उस पल हार मान ली तो मैं केवल एक व्यवसाय को नहीं छोड़ रहा हूंगा, मैं यह जानने का मौका छोड़ रहा हूंगा कि मैं वास्तव में कौन बन सकता था। मैं अपने भीतर मौजूद उस मजबूत, बुद्धिमान, अधिक अनुशासित और साहसी संस्करण को छोड़ रहा हूंगा जो केवल तभी प्रकट होता यदि मैं जारी रखता। ठीक उसी पल मैंने अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। यह उत्साह नहीं था, यह क्षणिक प्रेरणा नहीं थी, यह एक प्रकार का शांत संकल्प था, एक प्रतिबद्धता। मैं फर्श से उठा, एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं पता लगाऊंगा कि मैं कितनी दूर जा सकता हूं। और यही वह मोड़ था। अगला महीना तब तक का मेरे जीवन का सबसे अच्छा महीना था। मैंने कुछ हफ्तों में पिछले महीनों की तुलना में ज्यादा अनुबंध किए। मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने ऐसे दरवाजे खोले जिनके अस्तित्व के बारे में भी मुझे नहीं पता था। और पहली बार मुझे लगा कि मैं केवल काम नहीं कर रहा था, मैं कुछ बना रहा था। मैं अपने व्यवसाय के समान तीव्रता से बढ़ रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण विवरण उस महीने का राजस्व नहीं है, यह विस्तार नहीं है, यह सफलता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विवरण यह है कि यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ऐसे पल में जारी रखने का चुनाव किया जब मेरे भीतर सब कुछ मुझे वापस मुड़ने के लिए कह रहा था। इस तरह का निर्णय अखबारों में नहीं आता, सार्वजनिक मान्यता नहीं दिलाता, सुर्खियां नहीं बटोरता, लेकिन ठीक इसी तरह का निर्णय किसी व्यक्ति के भाग्य को परिभाषित करता है। और शायद आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। शायद आप अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बहुत बड़ा, बहुत मांग वाला, बहुत अनिश्चित लग रहा है। शायद आपको लगता है कि सुरक्षा में लौटना आसान है, कि आरामदायक बने रहना ज्यादा बुद्धिमानी है, कि कोशिश करने से ज्यादा हार मानने में कम दर्द होता है। लेकिन अगर एक बात मैंने उस रात बैठक के फर्श पर सीखी तो वह यह है, ब्रह्मांड अपने सबसे बड़े उपहारों को ठीक उन्हीं पलों के पीछे छिपाता है जब आप हार मानने के बारे में सोचते हैं। और यह समझ, जो दर्द, थकावट, संदेह और लगभग हार मानने से पैदा हुई थी, ने मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास कराया जिसे मैं आज भी अपने साथ रखता हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी छलांग तब नहीं लगती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, वे तब लगती हैं जब आप तब भी चलते रहने का फैसला करते हैं जब आपके भीतर सब कुछ रुकना चाहता हो। डर एक अजीब भावना है,
यह सुरक्षा का मुखौटा पहनता है, लेकिन उस मुखौटे के पीछे अक्सर आपकी प्रगति का सबसे बड़ा विध्वंसक छिपा होता है, खासकर जब बात पैसे, विकास और जीवन में बदलाव की हो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि डर आपको यह चेतावनी देने के लिए आता है कि कुछ गलत है। मैं भी लंबे समय तक ऐसा ही सोचता था। जब भी मुझे डर लगता था, मैं पीछे हट जाता था, इंतजार करता था, टाल देता था, जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि ज्यादातर समय डर मुझे खतरे से नहीं बचा रहा था। वह मुझे एक ऐसे जीवन में फंसा रहा था जो मैं जी सकता था, उससे कहीं छोटा था। जब आप एक वास्तविक वित्तीय छलांग के करीब आते हैं तो आपके भीतर कुछ हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे आपका मन कहता है, सावधान, आप पहले कभी इस क्षेत्र में नहीं रहे हैं। और यह सच है। आपने कभी अपनी इच्छित आय का अनुभव नहीं किया है, कभी उस स्तर की स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया है जिसकी आप कल्पना करते हैं, कभी खुद का वह संस्करण नहीं रहे हैं जो आप अब बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डर आपको परिचित चीजों की ओर वापस खींचने के लिए उभरता है। इसलिए नहीं कि परिचित बेहतर है, बल्कि इसलिए कि वह झांत है। मस्तिष्क एक झांत नरक को एक अनिश्चित स्वर्ग से बेहतर समझता है। और ठीक यहीं पर इतने सारे लोग रुक जाते हैं। उन जीवन बदलने वाले निर्णयों के बारे में सोचें जिन्हें आपने डर के कारण टाल दिया। बेहतर पद लेने का वह अवसर, लेकिन आपको लगा कि आप तैयार नहीं थे। अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका, लेकिन आप पीछे हट गए क्योंकि सही समय नहीं था। किसी व्यवसाय में किसी के साथ जुड़ने का निमंत्रण, लेकिन आपने कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, और कभी आगे नहीं बढ़े। ऐसा कितनी बार हुआ है? डर ने आपको कितनी बार यह यकीन दिलाया है कि आप केवल समझदार बन रहे थे, जबकि वास्तव में आप भाग रहे थे। मैं इस स्थिति से कई बार गुजरा हूं। मेरे करियर में एक ऐसा दौर था जब मैं अच्छी कमाई कर रहा था, मैंने कुछ ठोस बना लिया था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का डर मुझे सताता रहता था। एक दिन मुझे एक ऐसे समूह को संबोधित करने का निमंत्रण मिला जो मेरे सामान्य समूह से बहुत बड़ा था। तब तक मैं व्याख्यान दे चुका था, प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर चुका था, सामग्री रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन वह निमंत्रण अलग था। इसमें एक बड़ी कंपनी शामिल थी, दर्शकों में कई महत्वपूर्ण लोग थे और ऐसे अनुबंध जो वहां से खुल सकते थे। कागज पर यह एक बेहतरीन अवसर लग रहा था। अंदर से यह एक खतरे जैसा महसूस हुआ। मुझे याद है, मैं अकेला बैठा था, वह अनुबंध मेरे हाथों में था, मेरा पेट मरोड़ रहा था, मेरा दिमाग हर संभव परिदृश्य बनाने लगा। क्या होगा अगर मैं जम गया? क्या होगा अगर उन्हें यह पसंद ना आया? क्या होगा अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? क्या होगा अगर यह मेरे अब तक बनाए गए हर चीज को बर्बाद कर दे? डर इतना कायल करने वाला था कि यह समझदारी भरा लगने लगा। यह कायरता के रूप में नहीं, बल्कि सावधानी के रूप में प्रस्तुत हुआ। और इसी तरह यह अधिकांश लोगों को धोखा देता है। यह भागो चिल्लाता नहीं है, यह फुसफुसाता है, जोखिम न लेना ही बेहतर है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, डर हमेशा एक कहानी सुनाता है, और वह कहानी लगभग हमेशा आपके अतीत पर आधारित होती है, आपकी क्षमता पर नहीं। यह आपकी असफलताओं, आपके द्वारा अनुभव किए गए अपमानों और आपको मिले निर्णयों पर पनपता है। यह उन यादों को लेता है और उन्हें भविष्य में प्रक्षेपित करता है, जैसे कि जो पहले हुआ वह फिर से होगा, इसका प्रमाण हो। लेकिन यह सच नहीं है, यह सिर्फ कंडीशनिंग है। तब मैं दिमाग और भावनाओं के बारे में पर्याप्त समझ चुका था कि यह जान सकूं कि डर उस नए रास्ते के बारे में कम और पुराने मैं के बारे में ज्यादा बोल रहा था जो मैं गढ़ रहा था। मैंने खुद से एक सरल सवाल पूछा, वही सवाल जो मैं चाहता हूं कि जब डर सामने आए तो आप भी खुद से पूछें, क्या यह डर मुझे एक वास्तविक खतरे से बचा रहा है या यह सिर्फ मुझे बढ़ने से बचा रहा है? जवाब स्पष्ट था, मेरी जान जोखिम में नहीं थी। मैं एक ही रात में सब कुछ खोने वाला नहीं था। वहां एकमात्र वास्तविक जोखिम असहज होना, चुनौती का सामना करना और एक उच्च स्तर पर धकेला जाना था। दूसरे शब्दों में, विकास का जोखिम। फिर भी मैं ऐसा दिखावा नहीं करूंगा कि उसके बाद सब कुछ आसान हो गया। उस भाषण के दिन मेरे पैर भारी लग रहे थे, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरा मुंह सूख गया था। डर वहीं था, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। मैंने उसे गाड़ी चलाने नहीं दिया, मैंने उसे पीछे की सीट पर बैठा दिया। वह साथ आया,
लेकिन उसका अंतिम फैसला नहीं था। जब मैंने वह प्रस्तुति समाप्त की तो मेरे भीतर कुछ गहरा बदल गया। यह सिर्फ परिणाम, अनुबंध या नए खुले दरवाजों के कारण नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि मैंने व्यवहार में समझा कि डर छलांग लगाने से पहले गायब नहीं होता, यह उसके बाद गायब होता है। यह तब नहीं घुलता जब आप सोचते, विश्लेषण करते, योजना बनाते हैं। यह तब घुलता है जब आप उस रेखा को पार करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, डर नई वास्तविकताओं का द्वारपाल है। हर बार जब आप आय, प्रभाव या स्वतंत्रता के एक नए स्तर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो यह प्रकट होगा। यह लगभग एक मूक परीक्षा की तरह है, पूछ रहा है, क्या आप वाकई यह चाहते हैं? क्या आप इसे इतना चाहते हैं कि इस असुविधा को तब तक सहें जब तक यह सामान्य न हो जाए? अधिकांश लोग नहीं कहते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास न हो। वे बहाने बनाते हैं, तर्क देते हैं, इसे बाद के लिए टाल देते हैं, और इस तरह वे साल दर साल उन्हीं सीमाओं के भीतर जीते रहते हैं। मुझे एक सरल सादृश्य का उपयोग करना पसंद है। एक दरवाजे के बारे में सोचें। एक तरफ वह जीवन है जिसे आप पहले से जानते हैं, दूसरी तरफ वह जीवन है जिसे आप जीना चाहते हैं। डर ठीक वैसा ही एहसास है जब आपका हाथ दरवाजे के हैंडल पर हो। यह दो दुनियाओं के बीच होने की बेचैनी है, पुरानी जो परिचित है और नई जो अज्ञात है। कई लोग दरवाजे से पीछे हट जाते हैं, दूसरे अपनी पूरी जिंदगी उसे घूरते रहते हैं। कुछ में ही उसे खोलने और पार करने का साहस होता है, लेकिन वे कुछ ही लोग हैं जो वास्तव में अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। और शायद यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो आपको एहसास होगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी पछतावा उन समयों से नहीं आया जब आपने कोशिश की और असफल हुए। वे उन समयों से आए जब आपने कोशिश भी नहीं की, उन अवसरों से जहां आपने मैदान में कदम रखने से पहले ही डर जीत गया। वास्तविक बोझ असफलता के निशानों में नहीं है, यह अनुत्तरित प्रश्नों में है। क्या होता अगर मैं गया होता? क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती? क्या होता अगर मैंने तब खुद पर विश्वास किया होता? जब आप डर को इस संकेत के रूप में देखना शुरू करते हैं कि आप अपने पुराने स्वरूप को त्याग रहे हैं, तो यह अभी भी प्रकट होगा, लेकिन यह आपको आदेश देने की अपनी शक्ति खो देगा। यह आपके साथ होगा, लेकिन यह आपको परिभाषित नहीं करेगा। यह फुसफुसाएगा, लेकिन आप जानते होंगे कि कैसे जवाब देना है। और जवाब, भले ही मौन हो, कुछ ऐसा होगा, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो क्योंकि मैं जो जानता हूं उससे आगे बढ़ रहा हूं, और ठीक इसीलिए मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इसी बिंदु पर डर एक जेल होना बंद कर देता है और एक मील का पत्थर बन जाता है, एक अनुस्मारक कि आप गति में हैं, एक संकेत कि आप आंतरिक सीमाओं को पार कर रहे हैं जिनका सामना करने की हिम्मत बहुत से लोग कभी नहीं करेंगे। और ठीक इसीलिए इस असुविधा के दूसरी ओर वह सब कुछ है जिसे आप जीना चाहते हैं। मस्तिष्क इरादों से नहीं चलता, यह दोहराव से चलता है। यह सबसे सरल और शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है, और साथ ही यह सबसे अनदेखी सच्चाइयों में से एक है। आप धन की इच्छा कर सकते हैं, स्वतंत्रता का सपना देख सकते हैं, एक कॉपी में लक्ष्य लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हर एक दिन जो दोहराते हैं वह डर, कमी, चिंता, आत्मतोड़फोड़ और छोटे छोटे असंगत निर्णय हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र इसे सच के रूप में पंजीकृत करेगा, और जो वह सच के रूप में पंजीकृत करता है उसे बनाए रखने के लिए वह सब कुछ करेगा। मेरे साथ सोचें, आज आप कितनी चीजें बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से करते हैं। दांत ब्रश करना, गाड़ी चलाना, अपना फोन अनलॉक करना, वही ऐप खोलना, एक ही प्रकार की सामग्री का उपभोग करना, किसी भी वित्तीय समस्या पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करना। आप इनमें से प्रत्येक क्रिया के बारे में सोचने के लिए रुकते नहीं हैं, वे बस होती हैं। और आपके पैसे के साथ संबंध में भी ठीक यही होता है। आप प्रत्येक प्रतिक्रिया के बारे में सचेत रूप से नहीं सोचते, आप बस एक ऐसे पैटर्न को दोहराते हैं जो सालों से स्थापित है। जब मैंने यह समझा तो मुझे एहसास हुआ कि अपनी मानसिक दिनचर्या को बनाए रखते हुए अपने परिणाम को बदलने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। मैं ज्यादा कमाना चाहता था, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूं। यह मुश्किल है, मुझे नहीं पता कैसे, कि वही विचार दोहराता रहा। मैं बड़ा होना चाहता था, लेकिन मैं उन आदतों को दोहराता रहा जो खुद को छोटा देखती थीं। मैं प्रचुरता चाहता था, लेकिन मैं हर एक दिन डर और चिंता की भावनाओं को पालता रहा। मैं एक तरह का फल काटने की कोशिश कर रहा था,
जबकि किसी और तरह का बीज बो रहा था। मस्तिष्क एक उपजाऊ मिट्टी की तरह काम करता है जो बीज का न्याय नहीं करती। यह खुद से नहीं पूछता क्या यह इस व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छा है या बुरा। यह बस वही लेता है जो दोहराया जाता है और उसे एक पैटर्न में बदल देता है। यदि आप कमी दोहराते हैं तो यह कमी को सामान्य कर देता है। यदि आप प्रचुरता दोहराते हैं तो यह प्रचुरता को सामान्य कर देता है। यदि आप पूरा दिन यह कहते हुए बिताते हैं कि सब कुछ महंगा है, कुछ भी काम नहीं करता, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं बचता, तो यह एक मानसिक मार्ग बन जाता है। थोड़े ही समय में जब कोई वास्तविक अवसर प्रकट होता है तब भी आप उसे सीमा के लेंस से देखेंगे। एक उच्च स्तरीय एथलीट को देखें, वे सिर्फ तभी प्रशिक्षण नहीं लेते जब वे प्रेरित होते हैं, न ही केवल तभी जब कोई प्रतियोगिता होती है। वे दोहराते हैं। दोहराव सजगता बनाता है, सजगता परिणाम बनाती है। पैसे के साथ भी यही बात है। आपको समृद्धि की सजगता बनाने की जरूरत है, न कि केवल उत्साह के क्षणों की। और मैं हवा में फेंके गए सकारात्मक वाक्यांशों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें बिना भावना या जुड़ाव के दोहराया जाता है। मैं पूरे पैटर्न को बदलने की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, यदि आज जब भी कोई वित्तीय समस्या आती है, आपकी सहज प्रतिक्रिया घबराना, खुद को दोषी ठहराना और यह कहना है कि हमेशा ऐसा ही होता रहा है, तो इस प्रतिक्रिया को तोड़ने की जरूरत है। कैसे? उसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करने का एक नया तरीका सचेत रूप से पेश करके। मान लीजिए कोई एक अप्रत्याशित खर्च आता है। पुराने मानसिक पैटर्न को दोहराने के बजाय, यह हमेशा मेरे साथ होता है, मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता, कुछ भी कभी काम नहीं करता। आप रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, अगर मैं पहले से ही वह आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति होता जो मैं बनना चाहता हूं, तो मैं अभी इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता? यह सवाल सरल है, लेकिन यह खेल बदल देता है, क्योंकि यह आपके दिमाग को एक नई प्रतिक्रिया, एक नई स्थिति, एक नई पहचान का अभ्यास करने के लिए मजबूर करता है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, यहां तक कि जबरदस्ती का भी। यह दूसरे हाथ से लिखना सीखने जैसा है। आपका दिमाग शिकायत करेगा, यह पुरानी प्रतिक्रिया पर वापस लौटना चाहेगा क्योंकि वह परिचित है। लेकिन यदि आप लगे रहते हैं, यदि आप इस नई प्रतिक्रिया को दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका सिस्टम समझना शुरू कर देता है, अच्छा तो अब हम इससे ऐसे निपटते हैं। और जो प्रयास था वह स्वाभाविक हो जाता है। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मेरे साथ हुआ जब मैंने कर्ज और वित्तीय चुनौतियों के प्रति एक अलग रवैया अपनाना शुरू किया। पहले कोई भी बड़ा बिल मुझे संतुलन से बाहर कर देता था। यह इस बात का प्रमाण लगता था कि मैं तैयार नहीं था, कि मैं गैर जिम्मेदार था, कि सब कुछ ढह सकता था। जब मैंने अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना शुरू किया तो प्रत्येक चुनौती को विकास की परीक्षा के रूप में व्याख्या किया जाने लगा। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पूछने के बजाय मैंने पूछा, यह स्थिति मुझसे क्या बनने की मांग कर रही है? सवाल अलग था, मानसिक पैटर्न अलग था और परिणाम स्वरूप निर्णय भी अलग होने लगे। यदि इन क्षणों में आप पुराने विचार को दोहराते हैं कि दुनिया अनुचित है, कि जीवन मुश्किल है, कि पैसा एक समस्या है, तो आपका दिमाग उसी स्क्रिप्ट को पुष्ट करेगा। लेकिन यदि उन्हीं क्षणों में आप आंतरिक रूप से दोहराना शुरू करते हैं, मैं इससे निपटना सीख रहा हूं, मुझे एक बेहतर तरीका मिल सकता है, मैं प्रचुरता को बनाए रखने में सक्षम व्यक्ति बन रहा हूं, तो आप नए रास्ते स्थापित कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि जो न्यूरॉन एक साथ फायर करते हैं वे एक साथ जुड़ते हैं। इसका मतलब है कि जितना अधिक आप एक तरह के विचार को एक खास भावना के साथ जोड़ते हैं, उतना ही वह मार्ग मजबूत होता जाता है। यदि आप किसी भी वित्तीय विषय को तुरंत चिंता, अपराध बोध और डर से जोड़ते हैं, तो आप उस नेटवर्क को मजबूत करते हैं। यदि आप पैसे को जिम्मेदारी, विकास, अवसर और सीखने से जोड़ना शुरू करते हैं, तो एक नया नेटवर्क बनने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप अब इस बारे में सोचें कि दोहराव के मामले में आपके दिन कैसे संरचित हैं। क्या आप शिकायत करते हुए जागते हैं या धन्यवाद देते हुए? क्या आप समस्याओं या संभावनाओं के बारे में बात करते हैं? क्या आप उन सभी चीजों के बारे में सोचने में अधिक समय बिताते हैं जो गलत हो सकती हैं, या उन सभी चीजों के बारे में जिन्हें आप आगे बढ़कर बना सकते हैं? क्या आप गलतियों को दोहराते हुए जीते हैं
या यह कल्पना करते हुए कि आप क्या बन सकते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा जोर देकर कहता हूं, केवल एक अलग परिणाम चाहना काफी नहीं है। आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो एक अलग पैटर्न दोहराता है। सवाल यह नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, सवाल यह है कि मैं हर एक दिन खुद का कौन सा संस्करण अभ्यास कर रहा हूं। यदि आप लगातार अपने थके हुए, असुरक्षित, प्रतिक्रियाशील संस्करण को अपनाते हैं, तो वही संस्करण आपके सभी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेगा। हालांकि यदि आप दिन रात एक मजबूत, अधिक सचेत, अधिक जिम्मेदार संस्करण का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो वही स्वयं होगा जो अगले अवसर के आने पर कमान संभालेगा। भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय यह देखना शुरू करें कि आप वर्तमान क्षण में लगातार क्या दोहरा रहे हैं। क्योंकि सच तो यह है कि आपकी वास्तविकता उस दिन नहीं बनती जब आपके बैंक खाते में पैसे आते हैं। यह आपके हर विचार, हर प्रतिक्रिया और हर छोटे निर्णय से आकार ले रही होती है, जिसे आप इतनी बार दोहराते हैं कि आपको अब उसका एहसास भी नहीं होता। और जब आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आप जानबूझकर एक एक करके एक विचार, एक शब्द या एक प्रतिक्रिया को बदलना शुरू करते हैं, तो आप एक शक्तिशाली सच्चाई को उजागर करते हैं। आप उन पैटर्न के बंदी नहीं हैं जो आपको विरासत में मिले हैं। आप अपनी नई वास्तविकता के निर्माता हैं, और यह खाका उसी से बनता है जिसे आप खुद को दोहराने की अनुमति देते हैं। आप अपनी अगली सफलता के जितना करीब हैं, शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी आपको अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से अलग तरीके से प्रतिक्रिया देना शुरू करने के लिए केवल एक छोटे से, लगभग अगोचर आंतरिक बदलाव की आवश्यकता होती है। और यह ठीक इसी तरह की समझ है जो पूरे जीवन पथ को बदल सकती है। यदि इस सामग्री ने आपके भीतर कुछ जगाया है, एक विचार, एक चिंतन, शायद थोड़ी बेचैनी भी, और निश्चित रूप से संभावना की एक झलक, तो कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसका लाभ मिल सकता है। कभी कभी एक अकेला संदेश ठीक उसी समय आता है जब किसी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विस्तार की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।